हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 35 एमसीक्यूज़। चैप्टर 1 to 3 के वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको जाके चेकआउट करिएगा। ये चैनल के ऊपर मैं गुजरात बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट यानी अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। इसके ऊपर वन शॉट वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल है जो मैंने लास्ट ईयर रखे थे। उसके अंदर आप लोग अगर नई एनसीईआरटी है इस बार, तो जो टॉपिक्स नहीं है उसको स्किप करके भी वो लेक्चर को देख सकते हो। तो ये जो सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई है उसको एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, पर फिर भी अभी भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की ट्राई करना। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और अच्छा लगे तो नीचे पॉजिटिव कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना। चलिए, सबसे पहला, हु हैड ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट? आंसर आएगा ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड्स ऑब्जर्वेशन आपने चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ा होगा। चलिए, नंबर 2, अब मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। देखो, मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज से तो प्रोड्यूस होता ही है, पर साथ साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से भी प्रोड्यूस होता है। तो आंसर आएगा ए एंड बी बोथ। चलिए, नंबर 3, कंसिडर टू पैरेलल स्ट्रेट कंडक्टर्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस x कैरिंग इंडिविजुअल करंट्स आई ए एंड आई बी। देखो, मान लो कि मेरे पास दो पैरेलल वायर है, ए एंड बी बोथ, दोनों को सेपरेट किया हुआ है x डिस्टेंस से। दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल करंट है, करंट इन ए, और दूसरे का है करंट इन बी। अच्छा, आपको बोला इफ टू कंडक्टर्स अट्रैक्ट ईच अदर दैट इंडिकेट्स दैट। देखो, मैंने आंसर यहाँ डायग्राम में बता दिया। अट्रैक्ट कर रहे तो करंट इन सेम डायरेक्शन, ये आपको याद रखना है। जब करंट सेम डायरेक्शन में हो तभी दोनों वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू करंट्स आर इन पैरेलल, पैरेलल यानी सेम डायरेक्शन, एंटी पैरेलल यानी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो याद रखना, एंटी पैरेलल यानी ऑपोजिट हो तो वो रिपेल करेंगे। ठीक है। चलिए, नंबर 4, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी दी है 4 × 10⁴ मीटर पर सेकंड। व्हेन इट मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हैविंग इंटेंसिटी। अच्छा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स निकालना है क्योंकि सारे ऑप्शन न्यूटन में। ठीक है, तो फोर्स निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 5 × 10⁻⁵। आपको बताना है फोर्स कितना लगेगा। तो सिंपल फोर्स का फॉर्मूला F = QVB sin थीटा। अच्छा, मैक्सिमम निकालना है तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम यानी 1 लेनी पड़ेगी। तो फोर्स मैक्सिमम कितना लगेगा? QVB। अच्छा, वैल्यू रखते 1.6 × 10⁻⁹। V है आपका 4 × 10⁴ और B है आपका 5 × 10⁻⁵। अच्छा, कितना आंसर आ रहा है? तो 1.6 × 4 × 5, तो ये हो जाएगा आपका 5 4 ज़ा 20 × 1.6 32। पावर चेक कर ले, -19 -5 +4, तो ये आंसर आ जाएगा -20 -21 आ जाएगा, सॉरी -20 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -20। तो फाइनल आंसर होगा 3.2 10⁻⁻19 न्यूटन। 3.2 10⁻⁻19 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए, 5, इफ़ अ प्रोटॉन मूव्स विद वेलोसिटी 10 I कैरेट, वेलोसिटी दिया 10 I कैरेट, फिर बोला मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 J कैरेट, मैग्नेटिक फील्ड है 5 J कैरेट, तो बताना है मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। मैग्नेटिक फोर्स बताना है। वापस वही, F = QV×B। अच्छा, Q की वैल्यू तो पता है 1.6 10⁻⁻19, V×B यानी 10 I × 5 J। तो बाहर की वैल्यू तो वही रहेगी, अंदर हो जाएगा 10 × 5 50 I × J यानी K कैरेट। अभी आंसर में आपको बस मैग्नीट्यूड बताना है सारे ऑप्शन में। तो 50 × 1.6 यानी 80 × 10⁻⁻19, 8 × 10⁻⁻18 ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट नंबर 6, अ प्रोटॉन इज मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है कितना? 5 टेस्ला विथ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है आपकी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कन्वर्ट करेंगे इसको, 2 मेगा यानी 10⁶, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 10⁻⁻19। तो ये बन जाएगा 3.2 10⁻⁻13 जूल। मैंने कन्वर्ट कर लिया।
तो आपको बताना है फोर्स ऑन प्रोटॉन। देखो ध्यान रखना, प्रोटॉन है, फोर्स बताना आपको। तो सिंपल फोर्स, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा हो फील्ड के अंदर, मूविंग यानी मोशन कर रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर 90 पे जा रहा है तो साइन 91 हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। अच्छा, अभी आपको प्रोटॉन का चार्ज पता है, फील्ड 5 टेस्ला पता है, तो जब तक वेलोसिटी नहीं मिलेगी तब तक फोर्स नहीं मिलेगा। तो आप ये सोचो कि काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी कैसे मिल सकती है। तो काइनेटिक एनर्जी का वेलोसिटी से रिलेशन है k इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो अगर मैं यहाँ से v² को सब्जेक्ट बनाऊँ 2m अपॉन 2k अपॉन m, 2k अपॉन m, ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा 2k, और ये m आपका डिवाइड में जाएगा। तो अगर मैं v कर लूँ तो क्या हो जाएगा, √2k अपॉन m। तो बस ये v की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी पड़ेगी। तो नाउ फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू, अच्छा Q और मैं B इधर लिख लेता हूँ, V की जगह क्या आएगा, √2k अपॉन m। बस वैल्यू लगाओ, आंसर आ जाएगा। अंडर रूट, अच्छा Q और B की वैल्यू बाहर लिख देते हैं, 1.6 10⁻⁻19, B की वैल्यू है 5। अच्छा रूट में कितना 2, K को हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया ऊपर, 3.2 10⁻13, और मास है प्रोटॉन का 1.67 10⁻27। तो क्या आंसर आएगा इसके ऊपर से, तो पहले हम लोग बाहर का आंसर लेके आ जाते हैं, 8 × 10⁻19 हो जाएगा। और ध्यान रखना रूट में मैं आंसर अभी जो आ रहा है वो लिख रहा हूँ, रूट में होगा क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 2 × 3.2 डिवाइड बाई 1.67, 2 × 3.2 डिवाइड बाई 1.67, तो ये बन रहा है 3.83। ये क्या बन रहा है 3.83। अच्छा पावर देख ले, ये ऊपर जाएगा तो +27, 27 - 13 यानी बनेगी 14। रूट निकालो, पावर आधी, बाहर 8 × 10⁻⁻19 तो रहेगा ही, अंदर से रूट निकालो तो 3.83 का होता है 1.95, और 14 का हो जाएगा 7। अच्छा अभी ये बाहर मल्टीप्लाई कर लो 8 से उसको, तो ये हो जाएगा 15.66 -19 + 7 यानी -12, 15.66 10⁻⁻12, या फिर 16 कर लो, 15.66 को अप्रॉक्सीमेटली 16 मान लो, 10⁻⁻12। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैंने आपको बोला है कोई भी फॉर्मूला निकालना हो डायमेंशनल तो आपको उसका एक छोटा सा इजी वाला इक्वेशन सोचना होता है। मैं मैग्नेटिक फोर्स का ले रहा हूँ, ILB ले सकता हूँ या QV भी ले सकता हूँ। B को सब्जेक्ट बनाओ, F/IL। अच्छा F का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन IL। अच्छा मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर/सेकंड²। I का क्या होता है, एम्पियर, और ये क्या होता है L का, मीटर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम नीचे एम्पियर/सेकंड², किलोग्राम यानी m1, लेंथ का तो कुछ है ही नहीं, t-2 सेकंड -2 पर आएगा, और a-1, m1 L0 t-2 a-1 यानी m1 t-2 a-1। ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए, an electron moves perpendicular to uniform magnetic field B in a circle of radius r. Now if magnetic field is made half of its initial value, magnetic field को क्या करना है, हाफ कर देना है। What would be the radius of the path? देखो आपको सिंपल एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूमेगा तो उसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा वो QVB के बराबर, यानी मैग्नेटिक फोर्स है वही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, यानी mv² अपॉन r इज इक्वल टू QVB। अच्छा v और v को कैंसिल करो, सामने अगर r ले जाऊं, r इज इक्वल टू mv अपॉन QB, ये रेडियस का फॉर्मूला है। अभी आपको क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड को हाफ कर देना है। तो यहाँ से आप लोग ये देख पा रहे हो कि r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b, यहाँ से ये समझ आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का रेडियस से इनवर्स रिलेशन है। तो बस इसके ऊपर से लिख देंगे r2/r1 इज इक्वल टू b1/b2, सामने उल्टा लिखना पड़ेगा, r2/r1 को r मान लो, b1 b है, और b2 को क्या कर देना है, आधा कर देना है, आधा कर देना है।
बी और बी कैंसिल, ये 2 ऊपर आएगा, तो यहाँ R2 इज इक्वल टू 2 ऊपर आया और ये R सामने गया, R2 इज इक्वल टू 2R। सिंपल आंसर आ गया R2 इज इक्वल टू 2R, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नंबर 9, if radii of the circular path followed by one proton and one alpha particle in the plane perpendicular to the uniform field are equal, आपको रेडियस इक्वल दिए, एक प्रोटॉन की और एक अल्फा पार्टिकल की, तो आपको बताना है द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटा, यानी मोमेंटम का आपको रेशियो बताना है। सिंपल, रेडियस का मैंने फॉर्मूला बताया अभी ऊपर, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। अच्छा, मैं एम वी की जगह क्या लिख सकता हूँ, R इज इक्वल टू मोमेंटम P अपॉन क्यू बी। अच्छा, अगर मैं P को सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये हो जाएगा क्यू बी आर, मोमेंटम क्या हो जाएगा, क्यू बी आर। अच्छा, दोनों को सेम फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो B सेम है, रेडियस सेम है पहले ऐसा बोला, तो यहाँ से पता चल रहा है P प्रपोजनल टू Q। क्या पता चल रहा है, P प्रपोजनल टू Q। तो बस किसके लिए रेशियो लेना है, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय मोमेंटम ऑफ अल्फा, तो सामने आएगा Q ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय Q ऑफ अल्फा। Q ऑफ प्रोटॉन होता है E के बराबर, यानी एक प्रोटॉन है वो, और अल्फा का अल्फा होता है हीलियम का न्यूक्लियस, 2He4 का न्यूक्लियस, यानी उसमें 2 प्रोटॉन होंगे, वो 2E के बराबर। E और E कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नंबर 10, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपकी चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक वैसे इस बार के सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी आपको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। चलिए 11, एन इलेक्ट्रॉन परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी। इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन हाफ अ रेवोल्यूशन। देखो, हमने अभी बोला कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती, तो काइनेटिक एनर्जी का कोई गेन नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी काइनेटिक एनर्जी का जो गेन है वो आपका 0 रहेगा, ठीक है। चलो उसके बाद 12, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड Q। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए आपको फील्ड की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करना है। आप राइट हैंड थंब को ऊपर रख के फिंगर को घुमाओगे तो ऐसे फिंगर अंदर घूमेगी, अंदर घूमने का मतलब ऐसे घूमेगी, थंब को आप ऊपर प्लेस करो तो फिंगर्स ऐसे घूमेगी अंदर, यानी यहाँ अंदर क्रॉस और यहाँ से बाहर आ रहा है तो डॉट, P पे क्रॉस Q पे डॉट। चलिए 13, ऐसा यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी किसी का भी ऐसा यूनिट लगाना है तो आपको उसका एक फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। मैं करंट एलिमेंट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर। चलिए किस किस का यूनिट नहीं है, तो ये 4 पाई का कोई यूनिट नहीं है। अच्छा, म्यू 0 को सब्जेक्ट बनाऊँ, dB यानी फील्ड का टेस्ला, यहाँ से R स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, I का क्या होगा नीचे एम्पियर, और DL यानी लेंथ का क्या होगा नीचे मीटर। 1 मीटर मीटर कैंसल, आंसर आएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। नंबर 14, एम्पियर लॉ इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ, एम्पियर लॉ को किस पे से डिराइव करना होता है, बायो सावर्ट लॉ। 15, अ लॉन्ग सोलेनॉइड कैरिंग अ करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलोंग इट्स एक्सिस, इफ द करंट इज डबल्ड देन द नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर इज हाफ्ड। आपको क्या करना है, करंट को डबल करना है और नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर को हाफ करना है, द न्यू वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू 0 NI अपॉन L, यानी म्यू 0 स्मॉल NI हम लोग जिसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं B इज इक्वल टू म्यू 0 स्मॉल NI। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, एक वैल्यू को डबल करना है, एक वैल्यू को आधा करना है, यानी इसको मैं डबल कर रहा हूँ और इसको मैं आधा कर रहा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर मेरा वही का वही रहेगा, आंसर मेरा सेम रहेगा, क्योंकि एक को डबल कर रहा हूँ एक को आधा कर रहा हूँ, दोनों मल्टीप्लाई में, ठीक है। यानी B डैश जब मैं लिखूँगा तो ये बनेगा म्यू 0, N की जगह आ जाएगा 2N और I की जगह आ जाएगा I/2, या फिर उल्टा करना है, उल्टा करना है, नंबर ऑफ टर्न्स को आधा करना है N/2 और करंट को डबल करना है, तो ये दोनों वापस कैंसिल हो जाएंगे, वापस फॉर्मूला वही आ जाएगा म्यू 0 NI, तो सेम आंसर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज हैविंग 5000 टर्न्स पर 40 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड इट इज डैश टेस्ला इफ 10 एम्पियर करंट पासेस थ्रू।
मैंने फॉर्मूला बताया म्यू ज़ीरो कैपिटल एन आई अपॉन एल, लेंथ के साथ लिखना है तो ये लिख सकते हो, म्यू ज़ीरो यानी कितना 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ म्यू ज़ीरो, नंबर ऑफ टर्न्स 5000 यानी 5 इंटू 10⁻3, करंट 10 और लेंथ है 40 सेंटीमीटर, 40 यानी 0.4। चलो आंसर लेके आते हैं। तो ये 0.4 से 4 को कैंसिल करो, 10 बचेगा, ऊपर बच रहा है 3.14 इंटू 5, आंसर आ जाएगा 15.7। अच्छा पावर चेक कर लेते हैं, 3 और 1 4, 4 और ये 10 एक और है 5 और -7, तो आंसर बचेगा 15.7 10⁻², आंसर आ जाएगा 0.157। चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है, 0.157, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया, शायद 0.157 होना चाहिए। तो 5000 टर्न्स के अकॉर्डिंग तो यही आंसर आएगा, कोई और आंसर नहीं बनता, तो आपका ये आंसर सही है। ठीक है, ये आंसर आपका सही है। चलिए 17, डैश हैज़ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर तो है ही नहीं हमारे सिलेबस में, गैल्वेनोमीटर ऐसे होता है, ये गैल्वेनोमीटर है। ए मीटर में क्या करना होता है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, उसके साथ एक पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जोड़ो, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। और वोल्टमीटर में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के साथ एक बड़ा सीरीज में ज्वाइन करो, तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, वोल्टमीटर का होगा, ध्यान रखना इसको। चलिए 18, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल ए मीटर। ए मीटर सबको पता है कि गैल्वेनोमीटर, यानी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी और नीचे शंट का रेजिस्टेंस आर एस। ये पैरेलल में, तो मैंने पैरेलल का आपको फॉर्मूला बताया था, आर इक्वलेंट यानी ए मीटर का पूरा क्या होगा, आर जी आर एस डिवाइड बाय आर जी प्लस आर एस, 1/RA बराबर 1/RG इज इक्वल टू 1/RS। ठीक है, अभी हमें पता है कि ये शंट की वैल्यू जो है जितनी हो सकते उतनी छोटी रखो, आइडियली छोटी से छोटी 0 रखो, यानी अगर मैं इसको 0 रख देता हूँ तो मेरा फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कम से कम यानी आइडियली उसको 0 रखने की ट्राई करो, मतलब 0 रखो तो आंसर आ जाएगा पूरे मीटर का 0। व्हेन सीरीज रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, रेंज का मतलब होता है कि उसमें से अभी कितना ज़्यादा वोल्टेज मेजर किया जा सकता है, वोल्ट मीटर, वो इंक्रीज होगा। वोल्ट मीटर का वी का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, गैल्वेनोमीटर अकेला। अच्छा अगर मैं सीरीज रेजिस्टेंस को बढ़ाऊँ, यानी अगर मैं वोल्ट मीटर की बात करूँ तो VIRG प्लस सीरीज रेजिस्टेंस, तो अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो मेरा वोल्ट मेजर करने का वैल्यू भी बढ़ेगा, इंक्रीज आंसर आएगा मेरा। ठीक है, चलिए 20, डैश इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या होती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, φ/I। 20 में आएगा ऑप्शन नंबर बी। 21, डैश इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी, एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। 22, 1 ampere current is passed through a parallel combination of 8 ohm resistance of galvanometer and 2 ohm resistance of shunt. The current passing through shunt is dash। देखो समझना है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये है गैल्वेनोमीटर का आर जी, नीचे हमने शंट लगाया, ये है आपका आर एस। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, 1 एम्पियर करंट को पास करना है पूरे कॉम्बिनेशन में से, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अच्छा थोड़ा सा ऊपर जाएगा उसको बोलेंगे गैल्वेनोमीटर का करंट IG, और बाकी का नीचे जाएगा I माइनस IG, बाकी का नीचे जाएगा। अभी आपको ये पता है कि ऊपर वाली ब्रांच यानी ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब होता है ऊपर नीचे का वोल्टेज सेम होगा, यानी वोल्टेज ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ शंट, क्योंकि पैरेलल में है। गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज यानी करंट IG इंटू RG, शंट का वोल्टेज यानी वहाँ से कितना करंट जा रहा है, बाकी का I माइनस IG, और शंट का रेजिस्टेंस RS। सिंपल, I इंटू R करना होता है वोल्टेज के लिए। गैल्वेनोमीटर का कितना करंट है, तो गैल्वेनोमीटर का करंट हमें नहीं पता, गैल्वेनोमीटर का करंट हमें नहीं पता, तो मैं उसको IG रहने देता हूँ। अच्छा RG कितना है हमारा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 8 ओम रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो ये आएगा गैल्वेनोमीटर का 8। I माइनस IG, तो टोटल है 1 माइनस IG मुझे नहीं पता,
और आर एस शंट कितना है मेरा 2 ओम का। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, ये 2 को नीचे ले आ रहा हूँ, यानी ये हो जाएगा 8/2, यानी इधर हो जाएगा 4 Ig और यहाँ पे हो जाएगा 1 - Ig। ठीक है, अच्छा ये Ig को इधर लाओ, प्लस हो जाएगा 5Ig इज इक्वल टू 1, Ig इज इक्वल टू 1/5 यानी 0.2 एम्पियर। तो गैल्वेनोमीटर में से जाएगा 0.2, गैल्वेनोमीटर में से, यानी ये ऊपर वाली ब्रांच में से गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच यहाँ से जाएगा 0.2, तो बाकी का नीचे से कितना जा रहा होगा 0.8। शंट का पूछा है 0.8 को वोल्टेज को कंपेयर करना है। 23 when 2.5 ohm shunt is connected to 25 ohm resistance what is the fraction of total current I would pass through galvanometer। यानी आपको सिंपल चारों ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है Ig/I आपको निकालना है। तो जैसा मैंने आपको बोला गैल्वेनोमीटर, यहाँ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, यहाँ नीचे लगा है शंट, शंट का रेजिस्टेंस Rs। चलिए टोटल करंट आया इधर से I, ऊपर गया आपका Ig, तो बाकी का नीचे जाएगा I - Ig। ऊपर नीचे वोल्टेज सेम है, यानी ऊपर का Ig इंटू RG इज इक्वल टू नीचे का I - Ig इंटू RS। अच्छा Ig/I निकालना है, तो मैं अभी मेरे पास वैल्यूज़ है तो मैं वैल्यूज़ रखता हूँ। Ig मेरा RG रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 25 इज इक्वल टू I कितना है तो मुझे नहीं पता, I/Ig निकालना है, माइनस Ig नहीं पता, RS कितना है मेरा, तो शंट का है 2.5। अच्छा सामने वाले 2.5 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 25 Ig इज इक्वल टू 2.5 I माइनस 2.5 Ig। अच्छा 2.5 Ig को इधर लेके आओ सामने, तो 25 प्लस 2.5 इधर हो जाएगा 27.5 Ig इज इक्वल टू 2.5 I। बस अभी आपको जो निकालना है Ig/I वो कर लो। तो Ig/I करने के लिए इसको नीचे लाओ और ये वाले को इधर ले जाओ, Ig/I 2.5/27.5, तो ये आ जाएगा 1/11। आंसर आ जाएगा 1/11, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 24 रेजिस्टेंस ऑफ ए मीटर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 20 ओम गैल्वेनोमीटर एंड 2 ओम शंट। ए मीटर में दोनों पैरेलल में होता है, गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल में होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, ऊपर मल्टीप्लाई RG/RS डिवाइड बाय RG + RS, 20 × 2 डिवाइड बाय 20 + 2, 40 डिवाइड बाय 22, क्या आंसर आएगा 1.8 आएगा, ऑप्शन नंबर बी 40 डिवाइड बाय 22। चलिए 25 में क्या बोला है, मैग्नेटिक फील्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सट्रीमली लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इज 10⁻⁵, देन करंट किसी भी वायर से, मान लो कि वायर है, इससे किसी डिस्टेंस पे r डिस्टेंस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है B = μ0I/2πr। अच्छा अभी आपको वैल्यू दे दिए, 10⁻⁵ वैल्यू का है, μ0 क्या होता है 4π10⁻⁷, I आपको निकालना है डिवाइड बाय बाकी 2π और r यानी 10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻1 कर लेता हूँ मैं उसको। चलो पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल करो, 2 बचेगा। अच्छा सामने ले जाओ, 10⁻⁵ है, 10⁻1 इधर जाएगा और 2 × 10⁻7 इधर आएगा इज इक्वल टू I। अच्छा इधर मैं अगर ऊपर की वैल्यू निकालूं, यानी अगर मैं इसे मल्टीप्लाई में 1 मान लूं, तो ये 1/2 हो जाएगा 0.5, ऊपर बच रहा है 10⁻�6, नीचे से -7 आएगा +7, 7 - 6 1, आंसर आ जाएगा 5। कितना आंसर आएगा आपका 5 एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 26 टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू ए मीटर। गैल्वेनोमीटर को ए मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करना होता है। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलो चेक कर लेते हैं कौन सा रॉन्ग है, जो सही है उसको टिक करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज हाई, मैंने बोला सीरीज में कनेक्ट करो, वोल्ट मीटर का हाई होगा। ए मीटर का स्मॉल होगा क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। ए मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, रॉन्ग है ये। ए मीटर को सीरीज में कनेक्ट करना होता है, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना होता है पैरेलल में, ये सही है। तो जो गलत था वो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए 28
अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स यूनिफॉर्म फील्ड बी बाय मेकिंग एंगल 45 विद द फील्ड पाथ। आपको पता है जब 90 के एंगल पे एंटर करेगा तो सर्क्यूलर, और क्रॉस में एंटर करेगा तो हेलिकल। 45 एंटर करने को बोला, इसकी जगह 90 बोला होता तो आंसर आ जाता सर्क्यूलर। 29 देर आर 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर इन अ वेरी लॉन्ग सोलिनॉइड, इट कैरीज अ करंट 2.5 मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0 Ni/L। μ0 है 4 पाई, पाई के फॉर्म में आंसर लाना है 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स है 50, करंट है कितना आपका 2.5, और पर लेंथ, कितनी लेंथ में 50 है, पर सेंटीमीटर यानी 10⁻²। चलो इसको ऊपर ले जाओ, पाई को पाई रहने देते हैं। 50 इंटू 4 200, 200 इंटू 2.5 500, पाई तो है ही। अच्छा -7 + 2 यानी -5, ये आंसर आ जाएगा 5 पाई इंटू 10⁻³ ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 हाउ द शंट वायर शुड बी। आपको पता है कि शंट का जो रेजिस्टेंस है RS शुड बी वेरी लेस। शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, यानी इसका मतलब ये होता है कि शंट की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो हो जाएगा। अभी आपको एक रिलेशन पता है R∝L/A। अगर मुझे शंट का रेजिस्टेंस बहुत कम रखना है तो उसकी लेंथ बहुत छोटी होनी चाहिए और एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए, तब जाके मेरा रेजिस्टेंस कम आएगा। यानी इसको रखना पड़ेगा लेंथ कम यानी शॉर्ट, और एरिया बड़ा यानी उसको थिक रखना पड़ेगा, शॉर्ट एंड थिक। ऑप्शन नंबर डी आएगा 30 में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नंबर 31 अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला इज एस्टैब्लिश्ड अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। अभी उन्होंने जेड डायरेक्शन ऊपर की तरफ लिया, तो यहाँ पे एक फील्ड है। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। यानी आपने लूप को कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है, ये आपका रेक्टेंगुलर लूप है, XY प्लेन में रखा हुआ है। आपको बताना है टॉर्क। देखो किसी भी फील्ड में टॉर्क का फॉर्मूला होता है लूप के ऊपर, करंट कैरिंग लूप, NIAB sin थीटा, और ये sin थीटा किसके बीच का है, तो एरिया और फील्ड वेक्टर। पर यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, फील्ड आपका ऊपर है और ये सरफेस का नॉर्मल टू दी सरफेस आउटवर्ड्स होता है एरिया वेक्टर, तो ये भी ऊपर है, यानी ए और बी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ आ जाएगा NIAB sin 0, और sin 0 का आंसर क्या होता है 0। तो इसमें फिर ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी जनरली ऑप्शन में 0 हो ना, तो आपको चेक करना है, पहला दिमाग में ये लाना है कि 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता। ठीक है, ऑप्शन 0 आएगा इधर। चले 32 अ प्रोटॉन मूव्स विद वेलोसिटी 10I कैरेट, इलेक्ट्रिक फील्ड 10K कैरेट, मैग्नेटिक फील्ड इज 5J कैरेट। लॉरेंस फोर्स आपको बताना है। लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला होता है Q E वेक्टर प्लस V क्रॉस B। चलो Q को तो हम लोग बाद में रखते हैं। E कितना है हमारा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10K कैरेट प्लस V क्रॉस B 10I क्रॉस 5J। चलो अभी रखते हैं Q, ये तो 10K रहेगा ही। I क्रॉस J क्या होता है, I क्रॉस J ये वाला, तो वो होता है K, तो 5 इंटू 10 50K, तो 10K प्लस 50K हो जाएगा 60K। 1.6 10⁻⁻19 इंटू 60K कैरेट, तो 60 इंटू 1.6 यानी 96 इंटू 10⁻⁻19K कैरेट, 96 इंटू 10⁻⁻19K कैरेट, ऑप्शन नंबर ए। चले 33 वेर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इज नॉट ऑब्टेन्ड। एक्सिस के ऊपर करंट कैरिंग वायर अगर कुछ इस तरीके से है ऐसे, तो उसकी ये जो एक्सिस है वहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट एनक्लोज नहीं होता। वो आपने एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में है ना, वहाँ पे शायद याद रखा होगा उसको। ठीक है, चलिए 34 अ मूविंग इलेक्ट्रॉन विल अप्लाई डैश ऑन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। जो मूव कर रहा है वो भले ही मूव कर रहा है, पर डैश ऑन स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जब इलेक्ट्रॉन मोशन में हो फील्ड के अंदर, तो वो मोशन करने वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, जो स्टेशनरी है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और यहाँ पे मैंने एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी ऐड कर लिया 35। गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, अ मीटर शोज फुल डिफ्लेक्शन फॉर 3 मिली एम्पियर, द वैल्यू ऑफ शंट टू कन्वर्ट दिस ए मीटर इनटू रेंज ऑफ 0 to 10 एम्पियर। देखो ये समझने वाला क्वेश्चन इसलिए मैंने ऐड किया। यहाँ पे सर्किट के अंदर मान लो कि आपका गैल्वेनोमीटर है,
यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है RG, यहाँ पे नीचे शंट कनेक्टेड है और शंट का है आपका RS। सबको पता है कि यहाँ से कोई करंट आएगा I, ऊपर जाएगा गैल्वेनोमीटर में IG और नीचे चला जाएगा I माइनस IG। अब इसमें दो करंट है, एक I है और एक IG है। यहाँ पे जो IG होता है वो गैल्वेनोमीटर में से कितना मैक्सिमम जाएगा, इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इसको बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम इतना जा पाएगा IG, और I जो होता है वो टोटल कितना जा रहा है पूरे में से मिलके, यानी यहाँ से जो टोटल जा रहा है वो पूरा टोटल कितना जा रहा है इसमें से, उसको बोलता है रेंज ऑफ गैल्वेनोमीटर। यानी अगर मुझे निकालना है कि शंट की वैल्यू, यानी मुझे RS निकालना है, तो मैंने जैसे बोला ऊपर नीचे वोल्टेज सेम, ऊपर IG RG और नीचे कितना I माइनस IG इंटू RS। चलो IG गैल्वेनोमीटर का करंट यानी कौन सा, तो वो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन 3 मिली एम्पियर, 3 इंटू 10⁻³ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 10, तो ये आ जाएगा 10। I कितना, तो मैक्सिमम रेंज I 10 माइनस IG कितना 3 इंटू 10⁻³ यानी 0.003 मैं कर लेता हूँ उसको। अच्छा, यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻²। राइट में अगर आप लोग कैलकुलेशन करो तो 10 में से इतना माइनस करो 9.997 आएगा। अगर मैं RS को सब्जेक्ट बनाऊँ तो 3 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई अप्रॉक्सीमेटली मैं 10 को ही लेके चलूँगा, ये 0.997 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 10 ही मान लूँगा, तो मेरा आंसर वापस वही आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, ये 2023 का क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको ऐड किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में ओम के बदले मिली ओम होना चाहिए, मिली ओम, यानी इसको 3 मिली ओम मैं बोल सकता हूँ। आंसर मेरा 3 आएगा, पर वो मिली ओम क्वेश्चन में हो तभी मेरा आंसर आएगा। तो ये हो गए आपके 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। प्लीज़ इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।